नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे रेत खनन के ऊपर। इसको लेकर एक याचिका दायर की गई और उसमें यह कहा गया कि रेत खनन अवैध गति से हो रहा है और इसका परिणाम यह हो रहा है कि पारिस्थितिक असंतुलन देखने को मिल रहा है, जल स्तर प्रभावित हो रहा है, साथ ही साथ जो भूमि क्षरण है उसकी भी जो प्रक्रिया है वो तीव्र हो रही है। इस लिहाज से इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में 5 राज्यों को इस दिशा में सख्त निर्देश दिए गए, जिसमें कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश शामिल हैं। यह कहा गया कि रेत खनन की जो सीमा है, आप उस सीमा के अंदर हैं, इस बात को प्रमाणित करने के तथ्य आप प्रस्तुत करिए। साथ ही सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 का पालन हो रहा है या नहीं, इस बात को पुष्ट करने के साक्ष्य के साथ आपको उपस्थित होना है। तो आज हम बात करेंगे रेत खनन पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। इसी बात को केंद्र में रखते हुए समझेंगे रेत खनन क्या होता है, इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं और भारत में इसके लिए क्या क्या अब तक नियम विनियम बनाए गए हैं, उस पर ध्यान डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, आपके लिए एक सूचना है कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं नोएडा होगा। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं, तो यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं अब नोएडा चलें। साथ ही साथ यहाँ पर जो नए बैच हैं वो हिंदी माध्यम का बैच 9 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, 3 बजे उसका समय है। वहीं पर अंग्रेजी मीडियम का जो बैच है, इंग्लिश मीडियम का जो बैच है वो 12 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, 6 बजे उसका समय है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 9311406440 पर और विस्तार से आप सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ पते की बात कर लें तो C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा इसका पता है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात कर लें तो नोएडा सेक्टर 15 का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। साथ ही साथ प्रयागराज में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत 2 जनवरी 2025 से हो रही है। हिंदी मीडियम का बैच शाम 6 बजे से और इंग्लिश मीडियम का जो बैच है 5:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। तो खबर की बात हमने की, चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसीलिए है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिन 5 राज्यों का हमने नाम लिया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र, पंजाब और मध्य प्रदेश, इनको यह कहा गया कि क्या आपके द्वारा सतत रेत खनन प्रबंधन जो दिशा निर्देश, जो अधिनियम बनाया गया था, जो नियम बनाया गया था 2016 का, क्या उसका अनुपालन आपके द्वारा किया जा रहा है? और आपके यहाँ जो रेत खनन हो रहा है, क्या वो नियम के अंतर्गत है या अवैध तरीके से हो रहा है? तो इसको समझेंगे क्या है रेत खनन, इस पूरी प्रक्रिया को क्या, किस चीज को रेत खनन कहा जाता है, इसको समझने के साथ साथ इसका क्या प्रभाव हो रहा है, रेत खनन पर लेकर चिंता लोग क्यों जाहिर कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत में इसको रोकने के लिए अब तक जो पहल हुई है, एक नजर उस पर भी डालेंगे। अंत में अभ्यास प्रश्न की तरफ आएंगे और उसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी उसका सही जवाब देने के लिए। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। देखिए ये खंड आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है कि 2019 में इसी खंड से मुख्य परीक्षा में, यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में प्रत्यक्ष रूप से सवाल पूछा गया था। उस सवाल को यहां मैंने मेंशन भी किया है। आप देखिए, तटीय रेत खनन चाहे वह वैध हो या अवैध, हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए भारतीय तटों पर रेत खनन के प्रभाव का विश्लेषण करें। 2019 में यह मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो यह खंड मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात खबर की कर लें तो इसी खबर के आलोक में आज हम बात करेंगे। इसमें देखिए, टॉप कोर्ट डायरेक्ट्स 5 स्टेट, अब 5 स्टेट को प्रोवाइड फैक्ट्स एंड फिगर ऑन इलीगल सैंड माइनिंग। अब इलीगल सैंड माइनिंग इन 5 राज्यों में हो रही है कि नहीं हो रही है, यह पुष्ट होगा उनके द्वारा जब प्रस्तुत किया जाएगा। जो भी साक्ष्य इनको अपने पक्ष में प्रस्तुत करना है, अगर वो नहीं होगा तो इसमें सख्त निर्देश का मतलब ही हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस दिशा में कुछ ठोस निर्णय भी लिया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है रेत खनन। रेत खनन कहते किसको हैं? तो देखिए, जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है हमारा, प्राकृतिक पर्यावरण में हमारे, चाहे वो जमीन से हो, चाहे वो नदियों के माध्यम से हो, चाहे वो तटों के माध्यम से हो या समुद्र के किनारे से हो, जिस भी प्राकृतिक पर्यावरण के इस माध्यम में से, चाहे वो जमीन हो, नदी हो, तट हो, समुद्र हो, उससे अगर रेत और खनिज, रेत के साथ खनिज भी होता है, अगर वो आप निकालते हैं तो इसको कहा जाएगा रेत खनन कहा जाएगा, उसके अंतर्गत इसको शामिल किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य होता है, क्योंकि रेत के साथ मूल्यवान खनिज भी होते हैं, तो रेत के साथ साथ मूल्यवान खनिज, उसमें जो धातु होते हैं, जो क्रश्ड स्टोन होते हैं, रेत होते हैं, बजरी होते हैं, उसको प्राप्त करना है, इसका उद्देश्य होता है। ये क्यों जरूरी हो रहे हैं, क्यों इसकी ज्यादा से ज्यादा लोग इसको प्राप्त करना चाह रहे हैं? इसलिए प्राप्त करना चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ते शहरीकरण की वजह से जो रेत, या इससे, चूंकि आप जानते हैं निर्माण के कार्य में इसकी आवश्यकता होती है, तो जैसे जैसे शहरीकरण होगा वैसे वैसे
इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इसकी डिमांड ज्यादा होगी। तो जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई उसके अनुसार नहीं होगी या नियम संगत रूप से सप्लाई जब करेंगे तो जाहिर सी बात है उतनी तीव्र डिमांड के लिए वो पर्याप्त नहीं होगी। तो इस वजह से अब इलीगल तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए जब इलीगल तरीके अपनाए जाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव होगा, क्योंकि जो लीगल तरीका बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया है कि दुष्प्रभाव को न करते हुए हम जो विकास कार्यों को जारी रख सकें। अब देखिए इसका प्रभाव ये हो रहा है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको नुकसान हो रहा है, स्थानीय समुदायों के लिए भी खतरा है, जल स्तर और भूमि संरचना पर तो बुरा असर पड़ ही रहा है। अब भारत में रेत के स्रोत क्या क्या हैं? तो नदियां हैं, झीलें हैं, जलाशय है, कृषि क्षेत्र भी है, तटीय समुद्री क्षेत्र भी है, पैलियो चैनल। पैलियो चैनल का मतलब अगर नदी ने अपना मार्ग बदल दिया है तो पहले जिस मार्ग पर नदी थी वहां पर वो रेत के कुछ मात्रा होती है तो इसलिए उसको पैलियो चैनल कहते हैं। तो पुराने नदी मार्ग से भी रेत प्राप्त होती है। निर्मित रेत का मतलब मैन्युफैक्चर्ड जो सैंड होता है वो रेत का कृत्रिम उत्पादन जब किया जाता है, जो मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है रेत। अब ये माध्यम जो होता है ये ठीक होता है, लेकिन जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से ये प्रतिपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। तो कुल मिला के रेत खनन आप समझ गए कि क्या होता है। अब आगे देखिए बात करते हैं कि रेत खनन पर क्यों आखिर चिंता हो रही है, इसके क्या ऐसे परिणाम है जिसको लेकर चिंता व्यक्त की जाती है और कोर्ट में याचिका तक दायर की जाती है। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि जो भी अवैध गतिविधि है विशेष रूप से चिंता उसको लेकर है। वैध तरीके से अगर खनन किया जाए तो उसको लेकर चिंता नहीं है। तो अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं रह गया है और जो निर्माण सामग्री है उसमें उच्च डिमांड के कारण इसकी मांग ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में क्या हुआ है, इसका परिणाम यह हुआ है कि संगठित रेत माफियाओं का जन्म हुआ है और वो लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी करते हैं। तो कहने का मतलब कि जो निगरानी तंत्र है वो हमारा फेल होता है, तभी ऐसी गतिविधियां बढ़ती हैं। और साथ साथ अगर टिकाऊ विकल्पों की कमी नहीं होती, टिकाऊ विकल्प जैसे मैन्युफैक्चर्ड जो सैंड है, जो बनाया हुआ जो जिस रेत की बात की जा रही है, अगर उसकी उपलब्धता ज्यादा होती तो वो एक टिकाऊ विकल्प है। उसकी उपलब्धता का कम होना ही हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड जो रेत है उसका सीमित उपयोग ही इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ा रहा है। साथ ही साथ जागरूकता की कमी है, लोगों को पता ही नहीं है कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ये उस क्षेत्र में या कुल मिला के समग्र रूप से इसका प्रभाव कितना विपरीत हो सकता है। तो इन कारणों की वजह से ये गतिविधियां बढ़ती हैं। अब देखिए इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। परिणाम पर एक नजर डालें तो देखिए सबसे पहले कटाव और आवास का विघटन। जीएसआई कहता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि नदी तल में परिवर्तन हो जाता है। अगर लगातार आप खनन करते हैं तो नदी का तल जो है वो परिवर्तित हो जाता है और नदी का जब तल परिवर्तित होता है तो उससे नदियां जो है उसके प्रवाह में वृद्धि होती है। जब भी नदी के प्रवाह में वृद्धि होगी तो वह किनारे पे प्रवाह तेज होगा तो वह किनारे पे कटान को बढ़ाएगा। नदियां क्या करेंगी, आसपास के जो लोग आवासीय क्षेत्र हैं वो उस भूमि को काटेगी। कई ऐसे गांव होते हैं जो कटाव में बह जाते हैं। आज गंगा के किनारे उत्तर प्रदेश में आप देख लें या तमाम ऐसी जगहों पर देख लें, कटाव के शिकार बहुत सारे गांव हैं जिन पूरे के पूरे बड़ी आबादी पर खतरा है, वो किसी भी समय पानी में वो समा सकते हैं। चैनल की आकृति में परिवर्तन हो सकता है। साथ ही साथ जलीय आवासों में व्यवधान होगा। जब पानी स्थिर होता है उसमें बहुत ज्यादा अस्थिरता नहीं होती है तो जलीय जीवन भी स्थिर होता है। लेकिन जब पानी की दिशा ही तय नहीं है कि वो किस दिशा में जा सकता है, बहाव तीव्र है, तो ऐसी दिशा में जो जल दशा में क्या होगा, जो जलीय आवास है उसमें भी व्यवधान दिखाई देगा और नदी नालों में स्थिरता की हानि दिखाई देगी। दूसरी बात क्या है, बाढ़ और अवसादन में वृद्धि होगी। अब देखिए इसमें क्या होता है, नदी तल से अगर लगातार रेत की कमी होगी तो आप जानते हैं कि रेत क्या करता है, प्रवाह पर नियंत्रण करता है। पानी के बहाव में एक अवरोध की तरह होता है जिससे कि बाढ़ नियंत्रण होता है। अब जब तल गहरा हो जाएगा लगातार रेत के निकालने से तो पानी का प्रवाह तेज हो जाएगा और प्रवाह तेज होगा तो आसपास के जो एरिया होंगे, आसपास का जो क्षेत्र होगा वहां पर बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसी दशा में क्या होगा, बाढ़ के अलावा अवसादन में भी वृद्धि होगी, क्योंकि अवसादन जो होता है, जो नदियों में जो विभिन्न पदार्थ होते हैं उसको अवशोषित करने का काम रेत भी करती है। लेकिन जब रेत ही नहीं रहेगी तो जो बड़ी मात्रा में ये अगर जहां पर अवसाद इकट्ठे होंगे वहां पर क्या होगा, जब इन अवसादों की संख्या ज्यादा होगी तो नदी का रास्ता बदलने का जो है संभावना बढ़ जाएगा। ऐसी दिशा में नदी अपने मार्ग परिवर्तित करेगी और मार्ग परिवर्तित जब करेगी तो वो किस दिशा में बहेगी इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। ऐसी दिशा में विशाल हानि देखने को मिलती है, जैसा कि आपने कई जगहों पर हाल ही में देखा है। साथ साथ आप देखें 2018 में केरल इसका भुक्तभोगी था, अभी हाल ही में घटनाएं हुई वो भी आप देख सकते हैं, इसका उदाहरण है।
तलछट का भार जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। साथ ही साथ वनस्पति और जीव भी प्रभावित होंगे। जब इस प्रकार की अस्थिरता होगी तो वनस्पतियों और जीवों पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तलछट का मतलब पानी में जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो रेत होगी, मिट्टी होगी, तमाम चीजें होंगी, जब वो ज्यादा कहीं इकट्ठे होंगे तो उनके ज्यादा इकट्ठे होने से पानी में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है, O2 का लेवल होता है, वो भी कम हो जाता है। और जब O2 का लेवल कम हो जाएगा पानी के अंदर तो वो जलीय जीवों के लिए विपरीत असर डालेगा। साथ ही साथ ये आसपास जब नदी रास्ता बदलेगी तो आसपास की वनस्पतियां, वहां का जनजीवन, ये सब कुछ विपरीत प्रभाव को झेलेगा, विपरीत प्रभाव का सामना करेगा। भूजल का ह्रास होता है, ऐसा माना जाता है रेत खनन के कारण जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उससे भूजल स्तर में गिरावट आती है, और स्थानीय पेयजल का के लिए भी ये नकारात्मक रूप से देखा जाता है, क्योंकि जो आसपास कुएं होते हैं वहां पर अगर भूजल स्तर जो है नीचे चला जाएगा, गिरावट आ जाएगी, तो उससे इन पर भी असर दिखाई देगा। साथ ही जैव विविधता की हानि होगी। जाहिर सी बात है कि अगर नदियों में या आसपास की वनस्पतियों में जो भी जीव होते हैं उनकी जैव विविधता पर असर पड़ेगा, क्योंकि उनके आवास का यहां पर विनाश होगा। साथ साथ इससे ऐसा माना जाता है कि जो मैंग्रोव वन है वो भी प्रभावित होते हैं। विशेष रूप से अगर समुद्र तट पे बात करें, वहां से अगर ज्यादा मात्रा में रेत का खनन किया जाएगा तो समुद्र के जो जल को रोकने का काम ये रेत करता है, वो अगर वहां से हट जाएगा तो समुद्री क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र भी बाढ़ का सामना करेंगे, और वहां पर भी वनस्पतियां और जनजीवन दोनों अस्त व्यस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जैव विविधता की हानि भी इससे होती है। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से रेत का जो अवैध खनन है, अर्थात इसको एक सतत तरीके से खनन किया जाए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाए तो ये ठीक है। अगर अवैध तरीके से इसको किया जाता है तो ये पारिस्थितिकी, पर्यावरण, जलस्तर, भूमि क्षरण हर दृष्टिकोण से नकारात्मक होते हैं। तो भारत में रेत खनन को रोकने के लिए जो पहल की गई, एक नजर उस पर भी डालते हैं। देखिए, खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में, जिसको हम MMDR अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, इसमें सबसे पहले यह किया गया कि रेत को लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। इसकी कैटेगरी किसमें ला दी गई? लघु खनिज के अंतर्गत इसको शामिल कर दिया गया। अब ऐसे में क्या होगा, जब ये लघु खनिज के अंतर्गत आएगा तो ऐसी दशा में लघु खनिजों पर जो प्रशासनिक नियंत्रण होता है वो राज्य सरकार के पास इसका अधिकार होता है। तो अब राज्य सरकार इसके लिए कानून बना सकती है, राज्य सरकार इस पर इसको रोकने के लिए अपने तरीके से निपट सकती है। साथ ही साथ इसमें एक धारा 3E है, इसको जोड़ा गया, और इसके पीछे उद्देश्य था कि जो अवैध खनन हो रहा है उसको रोका जाए। तो आप कह सकते हैं कि धारा 3E के माध्यम से अवैध खनन को रोकने का प्रयास यहां पर किया गया, और सरकार अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कानून का निर्माण भी कर सकती है। खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन अधिनियम हाल ही में 2023 में लाया गया, जिसके माध्यम से इसमें कुछ और संशोधन किए गए, अर्थात जो MMDR अधिनियम 1957 है इसमें संशोधन 2023 में किया गया। इसके अलावा 2006 में आप देखेंगे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा सभी रेत खनन की जो गतिविधियां हैं उसके लिए अप्रूवल को आवश्यक बना दिया गया, अनुमोदन को आवश्यक बना दिया गया, और ये कहा गया चाहे वो 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में ही खनन क्यों न हो रहा हो, उसके लिए भी अप्रूवल आवश्यक है, अनुमोदन आवश्यक है। तो 2006 में यह कदम उठाया गया। सतत रेत प्रबंधन दिशा निर्देश अर्थात SSMG 2016, जिसकी बात अभी इस खबर में भी की गई थी कि इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। दरअसल इसमें यह कहा गया था कि अगर किसी भी प्रकार का खनन हो रहा है तो वो पर्यावरणीय टिकाऊ खनन होना चाहिए। इसका मतलब कि पर्यावरण पर उसकी पर्यावरण की क्षति के बगैर ये खनन होना चाहिए, पर्यावरण पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो सतत विकास की अवधारणा है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास का काम जारी रखा जाए, उस प्रकार का यह खनन है। तो रेत खनन को इस प्रकार करना कि पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न डाले। उदाहरण के लिए अगर नदी के किनारे आप किसी भी प्रकार का खनन करते हैं तो वो कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए ताकि भूमि का कटाव ना हो। अगर इस प्रकार खनन हो रहा है कि भूमि के कटाव की नौबत आ रही है तो वो खनन हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरणीय टिकाऊ खनन है उसकी परिसीमा को लांघ जाता है। साथ ही साथ सामाजिक रूप से जिम्मेदार खनन होना चाहिए। हम खनन इस प्रकार न करें कि वहां आसपास के लोगों की सामाजिकी प्रभावित हो, हम खनन इस प्रकार करें कि वहां आसपास के लोगों को भी रोजगार मिले। तो जिस क्षेत्र में खनन हो रहा है उस क्षेत्र के लोग लाभान्वित भी हों, उस क्षेत्र के लोगों की सामाजिकी पर कोई प्रभाव भी ना पड़े, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। इसका भी प्रोविजन था इसमें। और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और बहाली हो ताकि पारिस्थितिक तंत्र पर कोई नुकसान ना हो। नदी संतुलन और पारिस्थितिक पर्यावरण का संरक्षण, साथ ही साथ नदी के पानी को प्रदूषण से बचाना। हम इस प्रकार न खनन करें कि नदी का पानी प्रदूषित हो रहा हो, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ भूजल भंडार में कमी न हो, ऐसा न हो कि खनन इस प्रकार से हो रहा है कि वहां का भूजल भंडार ही समाप्त हो जाए।
साथ ही साथ भूमिगत जल स्रोतों की निगरानी और संरक्षण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा रेत खनन हेतु प्रवर्तन एवं निगरानी दिशा निर्देश 2020 में जारी किया गया। इसमें यह था कि पूरे भारत में जो रेत खनन है उसकी निगरानी के लिए एक मानक प्रक्रिया लागू कर दी जाए, अर्थात पूरे भारत के लिए ही एक मानक प्रक्रिया बनाई गई और यह कहा गया कि खनिज स्रोतों की पहचान की जाएगी, कहां से खनिज आप निकाल रहे हैं। साथ ही साथ यह भी देखा जाएगा कि खनन प्रक्रिया पूरी निगरानी में होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं भी खनन हो रहा है और वो उस पर किसी की निगरानी ना हो। तो एक निगरानी तंत्र बनाने की भी यहां पर बात आई और अंतिम उपयोग, उस खनन का उपयोग कहां हो रहा है यह भी सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए और निगरानी में कुछ नई तकनीकियों के इस्तेमाल की भी बात की गई, जैसे कि ड्रोन और नाइट विजन कैमरे लगाने की बात हुई कि ये पूरे निगरानी तंत्र के देखरेख में यह खनन किया जाएगा। तो ये प्रयास 2020 में किए गए। तो ये सारे प्रयास थे। इससे पहले कि अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें, आपको एक सूचना और दे दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से संभव 2025 आपके लिए लाया गया है, आपके यूपीएससी एग्जाम को और ज्यादा आसान बनाने के लिए। इसमें होंगे 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न, विगत वर्ष के प्रश्नों के पीवाईक्यू के गहन विश्लेषण पर यह आधारित, 2 दैनिक मेंस अभ्यास प्रश्न, विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग भी होगी, सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज होगी। सभी उम्मीदवारों के लिए ओपन एक्सेस उपलब्ध होगा और ये इस सारे मटेरियल का लाभ आप उठा सकते हैं अपनी तैयारी को और धार देने के लिए, अपनी सफलता की राह को सुनिश्चित करने के लिए। अंत में आते हैं अभ्यास प्रश्न पर, जिसकी जिम्मेदारी आपकी है इसका जवाब देने की कमेंट बॉक्स के अंदर। प्रश्न है कि खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 MMDR अधिनियम के तहत रेत को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। विकल्प आपके सामने है, प्रमुख खनिज, लघु खनिज, खनिज संसाधन या रासायनिक खनिज। तो हमें उम्मीद ही नहीं विश्वास है इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।